Cp और Cv को। किस तरह से हम Cp को निकालते हैं और किस तरह से Cv को कैलकुलेट करते हैं, हमने उनकी डेफिनेशंस देखी थी कि Cp की डेफिनेशन क्या होगी और Cv की डेफिनेशन क्या होगी। उसके बाद में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि Cp या Cv इनके नाम क्या होते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ये कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण का मतलब ये मात्रात्मक गुण होता है या आंतरिक गुण होता है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोगों को बताना था। इसका आंसर देने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। देखो हमने उस दिन इसे लेक्चर में पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। आज हम बात करेंगे ऊष्माधारिता पर। ऊष्माधारिता देखो दोनों होती लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है वही हमें बात करनी है। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने कल स्पेसिफिक हीट में देखा था कि किसी भी 1 ग्राम पदार्थ का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। किसी भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक, तो उसमें हमेशा पदार्थ कितना रहेगा हमारे पास, 1 ग्राम रहेगा। लेकिन जब ऊष्माधारिता को डिवाइड करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि किसी भी पदार्थ का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। मतलब पदार्थ की मात्रा का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पदार्थ कितना भी हो सकता है, 1 किलोग्राम का भी हो सकता है, 2 किलोग्राम का भी हो सकता है, 3 किलोग्राम का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बस जरूरी क्या है, जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, जो भी पदार्थ ले रहे हो उसका 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी ऊष्मा आवश्यक होगी, उस ऊष्मा को कहा जाता है ऊष्माधारिता। ठीक, तो इसमें पदार्थ का स्पेसिफिकेशन नहीं होता, मतलब कितना भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की तो वहां पे हमेशा हमें सब्सटेंस को या पदार्थ को कितना लेना पड़ेगा, 1 ग्राम लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 2 प्रकार के पदार्थों पर बात करूं, एक बार मैंने 1 किलोग्राम का टुकड़ा लिया, एक बार मैंने 5 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा लिया, आयरन का पीस लिया। आयरन का पीस लेने के बाद में अब मैंने क्या किया, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो 1 किलोग्राम का है तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अरे छोटा है, एक छोटी चीज को गर्म करूं, एक बड़ी चीज को मैं गर्म करूं, पहले कौन गर्म होगी? ऑब्वियसली कोई भी कह सकता है छोटी वाली चीज जल्दी गर्म हो जाएगी, मतलब उसमें कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो मतलब जो पदार्थ कम होगा, मात्रा में कम होगा, अमाउंट में कम होगा, उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी, ऊष्माधारिता भी कम होगी। अगर कोई पदार्थ ज्यादा बड़ा है, 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का बड़ा है, जैसे जैसे उसका अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊष्माधारिता बढ़ती जाएगी। मतलब जो हीट कैपेसिटी होती है वो पदार्थ की मात्रा के साथ, उसकी अमाउंट के साथ बदलती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? तो और मैंने दोनों प्रॉपर्टी समझा रखी है कि जो मात्रा पर या अमाउंट पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुण, जो डिपेंड ना करे वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या आंतरिक गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण। तो हमने देखा अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट पर डिपेंड करेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऊष्माधारिता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मात्रात्मक गुण हो जाएगा। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो मुझे हमेशा पदार्थ की कितनी मात्रा पर बात करनी है, 1 ग्राम पर बात करनी है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर बात करनी है। तो मैं 1 किलोग्राम का पार्टिकल लूं या 5 किलोग्राम का लूं, मुझे तो उनके छोटे से हिस्से पर बात करनी है। एक टीवी से पार्ट पर बात करनी है जिसका जो अमाउंट है या जिसका जो मास है वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। मुझे हमेशा 1 ग्राम पर ही बात करनी।
तो 1 ग्राम लिया मैंने, आइडियली मैंने 1 ग्राम लिया और उसका मैंने 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाया। जितनी भी हीट चाहिए उस हीट को क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो बताओ स्पेसिफिक हीट उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगी क्या, नहीं करेगी। मतलब आप किस पर करेंगे, 1 ग्राम पर बात करेंगे। तो स्पेसिफिक अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मात्रात्मक गुण हो जाएगा। ये डिपेंड कर रही थी तो मात्रात्मक क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो उसके पहले पढ़ी थी हमने स्पेसिफिक हीट, वो मात्रा पर डिपेंड या विशिष्ट उष्मा मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रही है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई, कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। बात समझ में आई। ये आपको आंसर करना था मुझे, तो आपको आंसर करना था कि भाई स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा कौन सा गुण होता है, मात्रा स्वतंत्र गुण होता है। आई बात समझ में। मात्रा स्वतंत्र बोल दो, आंतरिक बोल दो, गहन बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन बोल दो बस। इसकी डेफिनेशन लिखो, टॉपिक डालो छोटा सा, लिखो किसी पदार्थ का 1 केल्विन से, किसी पदार्थ का 1 केल्विन से या 1 डिग्री भी कर सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। किसी पदार्थ का 1 केल्विन से अथवा 1 डिग्री से ताप बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री से ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होती है, जितनी ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होती है उसे ऊष्माधारिता कहते हैं, उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। The heat required to increase temperature by 1 Kelvin, temperature by 1 Kelvin or 1 degree of any substance is called heat capacity, is called heat capacity, heat capacity। ठीक, ये हो गई ऊष्माधारिता। अब बात करेंगे हम, कल हमने पढ़ी थी सीवी स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ी थी। आज हम उनमें रिलेशन की बात करेंगे, सीपी व सीवी में संबंध, कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन सीबी एंड सीबी। ठीक, तो इनमें रिलेशन 2 प्रकार से निकालेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन निकालेंगे। एक तो हम करेंगे छोटा डेरिवेशन और एक करेंगे लेंथी डेरिवेशन। जब आपकी क्वेश्चन कितने नंबर में आए, 1 मार्क्स, 1.5, 2 मार्क्स, तो आपको सेलेक्ट करना है छोटे वाला डेरिवेशन। जब आपकी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है, तो आपको फिर करना है लेंथी डेरिवेशन या लंबा वाला डेरिवेशन। तो पहले छोटा वाला करेंगे क्योंकि छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए, वो करने में आसान होती है। हाँ, शुरू करते हैं भाई। सबसे नंबर 1, we know that what we know that H is equal to E plus PV। बोलो इतना जानते हैं कि जानते हैं? Of course we know that, हम जानते हैं इतना। और कहां से जानते हैं? 11th क्लास से जानते हैं, हमारे बचपन से जानते हैं। अरे 11th क्लास बचपन होती है आप लोगों का, किसके लिए? साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए। We know that 1 mole of ideal gas, 1 मोल आदर्श गैस समीकरण से Pv बराबर RT। तो वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो E प्लस क्या हो गया, RT हो गया। अब इस इक्वेशन का आप अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। किसके सापेक्ष करना है भाई? T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो ऑन डिफरेंशिएट कर दो इसको, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T कर दो। कैसे करेंगे? ये मैंने कर दिया भाई,
डेल एच अपॉन डेल टी, इसका भी कर दिया, डेल ई अपॉन डेल टी कर दिया। अब सभी को पता है, क्या पता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, अवकलन कर ही नहीं सकते। बाहर आ गया, टी का टी के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने कल ही पढ़ा था क्या, जो सीपी होती है वह कितनी होती है, dH अपॉन dt, एंड जो सीबी होती है वह कितनी होती है, dE अपॉन dt। मैंने कहा था कांस्टेंट प्रेशर हो भी सकता है यहाँ, और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने चारों फॉर्मेट लिखवाए थे आप लोगों को, उनमें से कोई भी दिखाई दे, उनमें से कोई भी दिखाई दे, आप लोगों को सीधा क्या दिखा देना है, सीपी या सीबी दिखा देना है। अगर H है तो सीपी और E है तो किससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सीबी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा भाई, CB इज इक्वल टू CV प्लस R। इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो बताओ रिलेशन या संबंध निकल कर आ जाएगी क्या, कि CB माइनस CV हमेशा कितना होगा, R के इक्वल होगा। R क्या होता है, गैस स्थिरांक। अरे बोल के क्या फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में फिजिकल में आया था कि नहीं आया था, तो CB माइनस CB बराबर कितना आएगा, R आ गया। देखो कितना छोटा सा डेरिवेशन है, बच्चा सा एकदम। तो ये हमारा पहला तरीका था, ठीक है भाई, कर लो, जल्दी कर लो इसको, फिर हम सेकंड डेरिवेशन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को, या वीडियो पॉज करनी है और फटाफट से कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया है भाई, ये है अगर हमारे क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 1 2 कितने भी नंबर में आ जाए, तो हमें सेलेक्ट करके कौन सा करना है भाई, ये वाला डेरिवेशन कर देना है। अब बात करते हैं बड़े वाले डेरिवेशन पर। ये तो आपने 11th क्लास में कर लिया होगा, कोई खास बात नहीं थी, कोई भी कर सकता है, कोई भी। अब दूसरे वाले डेरिवेशन पर बात करते हैं। हमें किसकी बीच में रिलेशन निकालना है भाई, CP और CV के बीच में रिलेशन निकालना है। तो CP बराबर बोल दो जरा भाई, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट T, और CV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट B। बोलो होता है कि नहीं होता। मैंने CP और CV का मान रख दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो वापस क्या जानते हैं, H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV होता है कि नहीं होता। हमें किसका मान निकालना है भाई, इसका मान निकालना है। हमें इस पे बड़े ध्यान से देखा, गौर करके देखा, तो हमने पाया कि इस एंथैल्पी का T के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन किया हुआ है। इस एंथैल्पी का T के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो हमें भी यहाँ वही करना है, कांस्टेंट प्रेशर लेना है, T के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, स्थिर दाब पर अवकलन कर देना है। तो करते हैं, हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है। तो हमने किया ये डेल H अपॉन डेल T कर दिया T के साथ है, लेकिन कांस्टेंट किसको रखा हमने इधर देखकर, T को कांस्टेंट रख दिया। ये इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल T अपॉन डेल T, इधर की तरफ B कांस्टेंट। अब देखो P और B, P तो हमने पहले कांस्टेंट बोल दिया, तो यहाँ P बाहर आया, तो किसका करना पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम का करना पड़ेगा, आयतन का करना पड़ेगा। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा। ये कौन सी इक्वेशन, तो इक्वेशन कहां से लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, और ये P डेल B डेल T एट कांस्टेंट P। इधर की तरफ डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट क्या हो गया, V हो गया। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है भाई, आगे देखो। सपोज हमने माना कि जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, और किस किस का फंक्शन है भाई, ताप का और आयतन का, मान सकते हैं।
हमने इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर का और वॉल्यूम का फंक्शन माना और वो होती भी है। तो यहां से देखो हमें किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो मैंने बताया ना आप लोगों को निकालना, याद आया? ये तो आता है लॉगरिथम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कैसे निकालते हैं। पहले ई का किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है। तो v क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। फिर t से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब t के लिए कर दिया तो कौन बच गया, v के लिए कर दो भाई, लेकिन कांस्टेंट क्या चलना चाहिए, t चलेगा। और मल्टीप्लाई भी किससे कर देना है, dv से कर देना है। जिसकी सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करोगे उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये किया हमने। अब देखो हम इसका मान निकालना चाहते हैं, मतलब हमने यहां पर देखा कि E का P के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर का डिफरेंशिएशन करना है। E का T के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करना है। तो मैं करना क्या, सिंपली हमें अवकलन तो मतलब d को दिखाई दे रहा है, मतलब इस इक्वेशन में dt का भाग लगाना है कितने पर, स्थिर दाब पर। तो हमने ये किया, स्थिर P पर dt का भाग लगाने पर तो क्या हो जाएगा भाई, ओम डिवाइडिंग बाय dt एट कांस्टेंट p। एट कांस्टेंट p पर dt का डिवाइड करोगे इस इक्वेशन में, तो आ क्या जाएगा आपके पास। देखो भाई जैसे dt का भाग लगाऊंगा p कांस्टेंट है तो d बदल कर किस में हो जाएगा, डेल में। जब एक चीज के साथ एक साथ अवकलन करते हो लेकिन दूसरी कांस्टेंट चलती है, किसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो लेकिन दूसरी कांस्टेंट में चलती है, तो d बदल कर क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो ये डेल बन गया, dt का आपने डिवाइड किया लेकिन कांस्टेंट क्या चल रहा है, p चल रहा है। बोलो वैल्यू बनी कि नहीं, हमने बनाने के लिए ऐसा किया है, तो बननी ही थी, उसको आना ही था, तो मजबूरी थी उसकी। आगे क्या हो गया भाई, इधर की तरफ भी लगाओगे बात तो dt से dt, यहां भी dt नीचे भी dt, तो dt से dt कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, सिर्फ इतना बचेगा, मतलब डेल e अपॉन डेल t एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हो गया। इधर की तरफ देखो यहां पर इसमें ये तो इसको ऐसे से छोड़ दो और इसमें क्या कर दो, आप भाग लगा दो, डिवाइड कर दो। इसमें डिवाइड करोगे आप तो ये तो हमने छोड़ा डेल ई अपॉन डेल टी एट सॉरी डेल ई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी, और इसके साथ एक्स कर दिया तो डेल बी और डेल टी एट कांस्टेंट क्या हो गया भाई, ये पी हो गया। बोलो इतना मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 से मान रख देना है इक्वेशन नंबर 3 में, तो कर दो भाई फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया Cp माइनस Cv। ठीक है, इसका मान बता के रखो, ये रहा डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V, डेल E डेल V एट कांस्टेंट T और डेल V डेल T एट कांस्टेंट T। होंगे इसका मान ऐसे कैसे। अब क्या करना है, बचा हुआ मान ये बचा हुआ है, ये लो भाई ये P और हो गया डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। उसके बाद माइनस बचा हुआ है, ये माइनस ये डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। बोलो इतना आएगा कि नहीं आएगा। इसकी जगह तो मैंने सारा मान पुट कर दिया, ये बिल्कुल देखो ऐसा का ऐसा और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा। इसको हमने बड़े ध्यान से देखा तो हमने पाया कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है। सेम है तो वो कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी, दोनों कट जाएगी, कट जाएगी। अच्छी बात है, बचा हुआ क्या है भाई, Cv इज इक्वल टू, अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट T, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट T। कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालो, कॉमन का अंदर कुछ भी काम नहीं होता। ये हमने बाहर निकाला, ब्रैकेट, यहां पर क्या बचा, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T और इधर की तरफ क्या बच गया, P बच गया। बोलो इतना बचा कि नहीं बचा। ठीक, अब देखो
इस टॉपिक के बाद हम जूल का नियम पढ़ेंगे, जूल्स लॉ पढ़ेंगे। उस जूल के नियम में हम प्रूव करेंगे कि जो डेल E अपॉन डेल T एक कांस्टेंट T होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। लेकिन किसके लिए? और आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस, आइडियल मतलब आदर्श गैसों के लिए। ठीक, तो आदर्श गैसों में अब ये कहां से है, इसके जस्ट बात करेंगे वो टॉपिक, ठीक है ना। अपना तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके जस्ट बात समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू जीरो कैसे आई। तो हमने देखा ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब फाइनल जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, ये p डेल t अपॉन डेल t एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब मीनो देख क्या pv इज इक्वल टू क्या होता है, rt। हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। इसका स्थिर दाब पर t के सापेक्ष अवकलन कर दो। हमें देखना कि इस v का कांस्टेंट प्रेशर पर t के रिस्पेक्ट में अवकलन किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया, तो वही करना है। स्थिर p पर p को स्थिर रखा तो p तो बाहर ही रुक गया, v का करना है तो डेल t अपॉन क्या आ गया, डेल t। v नीचे क्या लगाओगे, p को कांस्टेंट किया हुआ है तो p लगाना पड़ेगा। इधर की तरफ r का कांस्टेंट होता ही है, ठीक, t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही आएगा। देखो p डेल v, ऐसे कैसे, ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये मान हमें ऐसे कैसे दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज जो cp माइनस cv है और किसके इक्वल आ जाएगी, r के इक्वल आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हमने दो तरह से रिलेशन निकाल लिया, एक तो निकाला हमने पिछले वाला रिलेशन h बराबर e प्लस pv की सहायता से, और दूसरा हमने निकाल लिया इस तरह रिलेशन करके। ये हमारा किसका जुगाड़ हो गया, 5 मार्क्स का जुगाड़ हो गया। देखो सब तरह का काम होना चाहिए हमारे पास। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता तो इतना बड़ा करेंगे क्या, बैठे रहेंगे हम इसको करने के लिए, तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। अगर 5 मार्क्स का आता है तो हमें ये अटेम्प्ट करना है, अगर 2 मार्क्स का आता है तो हमें इसके पहले वाला अटेम्प्ट करना है। समझ में आया होगा आपको। हमने सिंपली सी की और सी लिया कुछ इस प्रकार से, ये हम जानते थे, हमने कंसंट्रेट किया इस पर हम ये जानना चाहते थे। इसको ध्यान से देखना तो p को कांस्टेंट करके t के सापेक्ष अवकलन किया हुआ था, हमने कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने माना कि जो ये है वो t और v का फंक्शन होती है, ये हमने मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद हमने इसमें जान के देखा कि p को कांस्टेंट किया हुआ है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, स्थिर दाब पर t के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। हमने ऐसा बनाने के लिए स्थिर t पर dt का मान लगा दिया तो बन की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, कॉमन लिया, इसको जीरो किया, ये आया। आइडियल गैस समीकरण ली, सॉल्व किया तो एक मिल गया Cp माइनस Cv बराबर कितना होता है, R होता है। बोलो रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? पहले भी यही आया था और अभी भी यही आ गया। ठीक, इसको हम जूल के नियम में देखेंगे इसके जस्ट बाद। कर लो भाई जल्दी से, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा Cp और Cv में रिलेशन। ठीक, अब मैंने एक नोट डालो और नोट डाल के लिखो। मैंने समझाया था आप लोगों को ऊष्माधार का कौन सी प्रॉपर्टी, अरे कौन सी प्रॉपर्टी, मात्रात्मक या एक्सटेंसिव, और स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मात्रा स्वतंत्र मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। लिखो नोट में पॉइंट नंबर 1, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती,
पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अतः यह मात्रा स्वतंत्र गुण है, अतः यह मात्रा स्वतंत्र गुण है। आप लोग लिखिए, specific heat does not depend on amount of substance, so it is intensive property, it is intensive property। सेकंड पॉइंट लिखिए, ऊष्माधारिता पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, ऊष्माधारिता पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, मात्रा पर निर्भर करती है। अतः यह मात्रात्मक गुण है, मात्रात्मक गुण है। हीट कैपेसिटी depends on amount of substance, so it is extensive property, जो बच्चे नए हैं अगर उनको इंटेंसिव मात्रा स्वतंत्र और मात्रात्मक का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उनको पिछला लेक्चर देखना चाहिए। मतलब आपको पिछले लेक्चर देखने हैं, उसके लिए करना क्या है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट ऑन कर लेना तो आपको पिछले लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां पर मैंने ये पढ़ाया हुआ है भाई। देखो आगे का समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आपको पिछला पता होना चाहिए। पिछला पता होगा तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, वरना चीजें समझ में नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे जूल के नियम पर, जूल लॉ पर। टॉपिक डालो भाई फटाफट से, जूल का नियम। अभी मैंने लिखा था आइडियल गैसों के लिए किसी को मैंने 0 किया था, 0 किसने कहा था भाई, जूल ने कहा था। और जूल कौन है, इसे तो आप बड़ी ही अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत नाम सुना होगा भाई आप लोगों ने इसका। अरे एनर्जी का जो यूनिट होती है ना वो इसी के नाम पर रखी गई है। क्या होती है एनर्जी की यूनिट, जूल ही तो होती है, ठीक। फटाफट से टॉपिक डालो और समझना शुरू करते हैं। देखो मैंने एक क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर पॉट लिया, मैंने आयताकार पात्र लिया जिसमें मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, सब तरफ। और इसमें इस तरह से मैंने 2 बल्ब लगा दिए और इनको इस बल्ब से मैंने अलग कर दिया। इसके अंदर बी बल्ब में मैंने किसकी स्थापना कर दी, वैक्यूम की। वैक्यूम का मतलब मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया भाई, निर्वात लगा दिया। अब निर्वात क्या होता है ये आप लोगों से बेटर कोई जान ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छे से आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा निर्वात के बारे में कि निर्वात वह जगह होती है जहां कोई हवा विद्यमान नहीं होती, कोई भी एयर एग्जिस्ट नहीं करती और बड़ी पावर होती है इसके अंदर। अच्छी बड़ी से बड़ी चीजें इसके अंदर खींची जाती है, कमाल का अट्रैक्शन होता है इसके अंदर, गजब का अट्रैक्शन होता है। बड़ी से बड़ी चीज को ये क्या कर लेता, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट, चुंबक की चुंबकीय शक्ति खतरनाक होती है, वैसे इसकी भी अट्रैक्शन जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। बड़ी से बड़ी चीज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस चीज का नाम होता है वैक्यूम। खतरनाक चीज है भाई, खतरनाक।
बी बल्ब में मैंने क्या लगा दिया, एक गैस को फिल कर दिया, किसी गैस को मैंने भर दिया। कोई भी हो सकती है, हजारों गैसें हैं हमारे पास, किसी को भी उठा के भर दो। ठीक, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, ताप ज्ञात करने के लिए क्या लगा दिया भाई, थर्मामीटर लगा दिया। ठीक, ये थर्मामीटर ऐसा होता है, यहाँ हमने चिन्ह सा बनाया, छोटा सा बनाया, स्मॉल सा बनाया, बस हमें दिखाना है कि थर्मामीटर है। ऐसा हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया, एक इसके अकॉर्डिंग किया हमने, जूल ने कहा था ऐसा भाई, एक ऐसा अरेंजमेंट करो आप, कर दिया हमने भाई, अच्छी बात है, कर दिया। अब जूल आगे कहता है कि अब गैस को इस वॉल्व को खोलकर ए बल्ब से बी बल्ब में प्रसारित करना है, ए से बी की ओर क्या करना है, एक्सपेंस करना है, प्रसारित करना है। तो देखो यहां से निकलकर गैस किसके अंदर प्रसारित हो रही होगी, इस वैक्यूम में प्रसारित हो रही होगी, निर्वात में उसका एक्सपेंशन हो रहा होगा, निर्वात में एक्सपेंशन होगा, गैस का मैंने प्रसारण करा है। मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर पहले वर्तन करवाया था, किया गया कार्य करवाया था, और किया गया कार्य मैंने किसमें निकलवाया था, प्रसार में निकलवाया था, एक्सपेंशन में निकलवाया था। एक्सपेंशन में निकाला था हमने, वहां पे हमने 4 कंडीशन की थी, एक कंडीशन मैंने वैक्यूम वाली भी करवाई थी, निर्वात वाली भी करवाई थी। हमने वहां देखा था कि किसी भी गैस का प्रसार, एक्सपेंशन अगर आप निर्वात में करते हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा टोटल जो वर्क डन होगा वो हमेशा आपको कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में ये जो गैस प्रसारित होगी, एक्सपेंस होगी, इसमें जो गैस कार्य करेगी वो हमेशा हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट फॉर्म वर्क डन। किसी भी गैस को वैक्यूम में एक्सपेंस करते हैं, निर्वात में प्रसारित करते हैं, तो किया गया कार्य ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा था भाई कार्य करने का मतलब किसी पर धक्का लगाना, किसी को धक्का लगाना, किसी को दबाना, इसमें दबाने की जरूरत है क्या, मैंने भी बताया, इसमें खतरनाक अट्रैक्शन होता है। जैसे होल खुलेगा ये खुद गैस को खींचेगा, ये क्या करेगा, इस गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा खतरनाक तरीके से, डेंजरस तरीके से। तो ये जब खुद अट्रैक्ट कर रहा है तो गैस को इसमें जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी पड़ी तो काय का मतलब, काय बात नहीं, मेरी एनर्जी अगर पहले के बराबर बनी हुई है तो मैंने क्या काम कर लिया, कुछ भी नहीं किया भाई। वैसे ही गैस के साथ हुआ है, ये इसको इधर से खींच रहा है तो गैस कुछ भी काम नहीं करेगी, वर्क डन ही नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली खींचेगा, तो गैस के दौरान ऐसा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। और इसका रीजन है क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत हाई होता है। तो पहली चीज जानी हमने कि इसमें dw बराबर कितना होता है, 0 होता है। दूसरी चीज पर गौर फरमाते हैं, जब हमने देखा प्रयोग से पहले, माना कि मैंने कोई टेम्परेचर नोट कर लिया, सपोज करो कितना था वो T मिला मुझे, इसका टेम्परेचर मैंने कितना पाया, T पाया, मैंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्रयोग कर लिया, तो बाद में मैंने टेम्परेचर ज्ञात किया, क्योंकि कहां से ज्ञात करूंगा, थर्मामीटर से करूंगा, तो मैंने पाया बाद में भी इसका टेम्परेचर मुझे कितना मिला, T ही मिला, पहले भी T बाद में भी T में से T को घटाया तो अंतर कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 0। मतलब ये जो प्रसरण है उसमें dt भी क्या मिला हमें, 0 मिला। आई बात में dw 0 हो गया, dt 0 हो गया। साथ में एक कंडीशन और अप्लाई कर दी कि जब हमने a से b की तरफ गैस को प्रसारित किया, गैस को एक्सपेंस किया, तो हमने कौन से प्रोसेस को फॉलो करके किया, एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करके किया, रुद्धोष्म प्रक्रम में इसका प्रसारण करवाया। अब रुद्धोष्म की कंडीशन पता है ना आप लोगों को, मैं गैस को यहां से यहां लेकर गया, लेकिन मैंने कौन सी कंडीशन में किया इसका प्रसारण, रुद्धोष्म कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन में किया। एडियाबैटिक वर्ड आ गया तो सभी को याद आ गया होगा कि एडियाबैटिक में जो dq होती है वो dq हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अब इधर देखो प्रयोगों को देख देख के, इस एक्सपेरिमेंट को देख देख के मैं हम सारी चीजें लिख रहे हैं, पर इसके अंदर हो क्या क्या रहा है, तो हमने सारी चीजें लिखी, dt भी 0 मिला हमें, dw भी 0 मिला, और फाइनल एडियाबैटिक है तो हमें dq भी कितना मिल गया, 0 मिल गया। आई नहीं आई बात समझ में, और इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ऐसा किया जो हमने,
एक सिंपल अरेंजमेंट किया, दो बल्ब लगाया, एक में वैक्यूम एक में गैस, थर्मामीटर लगा दिया, ये वॉल्व लगा दिया, वॉल्व को खोल कर गैस को इधर लेकर गया, तो इसने कुछ ऐसा पाया, वर्क डन टोटल जीरो हो गया, किया गया जीरो हो गया क्योंकि वैक्यूम है। ताप में कोई परिवर्तन नहीं, नो एनी डिफरेंस इन टेंपरेचर, तो dt जीरो। एडियाबैटिक कंडीशन में क्या है, तो dq में कितना हो गया, जीरो हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, कमेंट करो फटाफट से, दिक्कत हो कल क्लियर कर देंगे भैया। लिखो जल्दी से इसको, लिखो भाई लिखो। in this water containing rectangular pot is taken, rectangular pot is taken, rectangular pot is taken. In this bulb A and B are arranged. Bulb A and B are arranged according to figure. These bulbs are attached. These bulbs are attached through a tube. To measure temperature, thermometer is fixed with rectangular pot. To measure temperature, thermometer is fixed with rectangular pot. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, now any ideal gas is filled in bulb A. Any ideal gas is filled in bulb A. Bulb A and bulb B have vacuum. Bulb B have vacuum. Gas is expensed from A bulb to B bulb in adiabatic way. Since gas is expensed in vacuum, so work done by gas is equal to zero. लिख लीजिए dW बराबर 0, n कॉमा लगा के dQ बराबर कितना कर लोगे 0। एडियाबैटिक हो गया हमने, तो dW भी 0 हो गया और dQ भी कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट temperature does not change. It means dt is equal to 0. ओके, डायग्राम बना लीजिए। आप लोग लिखो भाई,
जूल के अनुसार एक आयताकार पात्र लिया जाता है, एक आयताकार पात्र लिया जाता है जिसमें जल को भरकर दो बल्ब जिसमें जल को भरकर दो बल्ब ए तथा बी को स्थापित कर दिया जाता है। दो बल्ब ए तथा बी को स्थापित कर दिया जाता है। ए बल्ब में गैस को जबकि बी बल्ब में निर्वात की स्थापना की जाती है। बी बल्ब में निर्वात की स्थापना की जाती है। ताप ज्ञात करने के लिए अगर आप नहीं लिख पा रहे तो बताना क्या करना है, बिल्कुल सही वीडियो को पॉज करना है और लिखना है। ऐसे ही करना है आपको बिना बोले। ठीक, ताप को ज्ञात करने के लिए पात्र में एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। पात्र में एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। अगली लाइन से लिखो, अब गैस को ए बल्ब से बी बल्ब में रुद्धोष्म रूप से प्रसरित किया जाता है। रुद्धोष्म रूप से प्रसरित किया जाता है। चूंकि गैस निर्वात में प्रसरित होती है, अतः किया गया कार्य dW बराबर 0। किया गया कार्य dW बराबर 0। साथ में d भी 0, तो क्या हमने क्या ले लिया भाई, रुद्धोष्म। ठीक, अगली लाइन से लिखिए, प्रयोग के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः dt बराबर 0। इसको कल कंटिन्यू करते हैं भाई। अभी आगे इसमें एक डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन को करेंगे और फिर जो हमने लिखा था पिछले डेरिवेशन में उस चीज को हम किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे। इसको कल कंटिन्यू करते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।